अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लेक्चर 30 से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली दफ़ा आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तक पढ़ लिया था और बाईवेरिएट्स वगैरह इन सब की डिटेल्स पढ़ ली होंगी अब तक। तो इसमें आप सीखोगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या हैं और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो एरिया अंडर टेबल वाले से, या जी टेबल्स वगैरह है ना, वो चीज़ हम इसमें सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में 1973 में डिस्कवर किया था कि क्या होता है, और उसके बारे में फिर अलग से प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिखना शुरू हो गई। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, ये ऐसा बेल कर्व होता है। मिड टर्म में हमने सारे कर्व्स की बात की थी, किस किस किस्म के शेप के कर्व्स होते हैं और इसके क्या मतलब होते हैं। तो अगर आपको नहीं याद तो आप प्लीज़ मिड टर्म वाली लेक्चर्स देखें, तो आपको उससे याद आ जाएगा। खैर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बेल कर्व फॉलो करता है। ये आपको जो दिख रही है यहाँ पे पहाड़ी जैसा बना हुआ है, ठीक है। जो लेफ़्ट साइड पे जितना भी उसका डेटा है उसको नेगेटिव वैल्यूज़ दे देते हैं, और राइट साइड पर जो है उसको पॉजिटिव दे देते हैं, ठीक है। अब इसके हम जो फार्मूला है बेसिकली वो क्या होता है, डेफिनेशन उसकी ये है कि अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन को आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो। ये यू वाला साइन है ना, नीचे लाइन जा रही है, उसको म्यू पढ़ते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका होता है, ये सिग्मा का साइन है, स्मॉल सिग्मा ऐसे लिखते हैं। इफ़ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज, अगर इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसके बराबर है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई मल्टीप्लाई बाय ई माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर। अगर ये दिखता है, इस तरीके का दिखता है इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो फिर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। अच्छा, तो डेंसिटी फंक्शंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि इट कैन बी मैथमेटिकली प्रूव दैट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू रिप्रेजेंट्स द मीन एंड सिग्मा रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चेंज इन म्यू शिफ्ट द डिस्ट्रीब्यूशन टू द लेफ्ट और टू द राइट। यानी अगर मीन में, यानी जो एवरेज है उसमें कोई चेंज आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्शन चेंज हो जाती है, कि डिस्ट्रीब्यूशन लेफ़्ट की तरफ जा रहा है या राइट की तरफ जा रहा है। जैसे कि ये बना हुआ है, म्यू 1 इज़ लेस देन म्यू 2 इज़ लेस देन म्यू 3। म्यू यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्स्टेंट है, लेकिन अगर इसके जो मीन है वो चेंज हो रहा है तो इस अलग अलग किस्म की पहाड़ी बनती चली जाएगी। डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको आप कहते हो मेजर ऑफ डिस्पर्जन, वो डिटरमाइन करते हैं कि फ्लैटनेस या पीकनेस कितनी है नॉर्मल कर्व की। आपको पहले बता चुकी हूँ मैं इस बारे में। फ्लैटनेस बेसिकली ये जो पहाड़ की पीक बनी हुई है ना, ये कितनी नीचे दबी हुई है, कितनी ऊपर उठी हुई है। अगर नीचे दबी हुई है तो वो फ्लैटनेस होगी, ऊपर है तो पीकनेस कहलाएगी। In other words, a change in standard deviation on standard deviation flattens it or compresses it while leaving its center in the same position. यानी सेंटर इसका बेशक सही जगह रह जाएगा, लेकिन ये चेंज करेगा कि ऊपर जा रहा है इसकी पहाड़ी या नीचे दब रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होती है तो। अच्छा, तो ये डायग्राम आप पहले भी देख चुके होंगे, जिसमें माइक्रोप्रिक्टिक, लिप्सोप्रिक्टिक और कौन कौन से किस्म के कर्व्स होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अगेन ये वही चीज़ सेम रिपीटेड है। प्रॉपर्टी 2 इसकी ये है कि जो नॉर्मल कर्व है वो एसिम्प्टोटिक होता है टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स से वैल्यू पॉजिटिव में आगे जा रही होती है। प्रॉपर्टी 3 है कि जो सिमेट्री है नॉर्मल कर्व की, 50% ऑफ द एरिया जो है राइट की तरफ हुआ है और 50% जो है लेफ़्ट की तरफ हुआ है। यानी बेसिकली अगर आप उसको बीच में कट डाउन करो ना इस कर्व को, तो आधा हिस्सा राइट की तरफ है, आधा हिस्सा लेफ़्ट की तरफ है। आधा हिस्सा जा रहा है पॉजिटिव वैल्यू की तरफ, आधा हिस्सा जा रहा है नेगेटिव वैल्यू की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है, सिंस द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इज यूनिटी, देयरफॉर द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द म्यू इज 0.5 एंड द एरिया राइट टू द म्यू इज ऑल्सो 0.5। क्योंकि 50-50 डिवाइडेड है तो दोनों को 0.5 ही रीड करोगे आप, अगर किसी कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ की दोगे तो। अच्छा, तो फिर आपके पास है कि डेंसिटी फंक्शन जो है वो अटेन करता है क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब जब एक्स जो है म्यू के बराबर हो और फॉल्स ऑफ करे सिमेट्री के ईच ऑफ द साइड, यानी हर दोनों साइडों पे कि सिमेट्री नहीं हो, थोड़ा सा फॉल ऑफ हो रहा हो, थोड़ा डिफरेंस हो रहा हो। दिस इज़ वाई द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑल इक्वल टू म्यू। यानी इसमें जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है ना, तो मीन, मीडियन और मोड वो बराबर होते हैं, ठीक है। इक्वल टू यानी उनको बराबर करोगे बस सेम ही निकलता है उसका। पिछले हमने जब मीन, मीडियन, मोड के बारे में स्टडी किया था तो हमने देखा था कि डिफरेंस होता है उसके अंदर, लेकिन
फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये तीनों सेम होंगे। प्रॉपर्टी 5 है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल है जब जो म्यू 3 है द थर्ड मोमेंट ऑफ मीन इज 0। आपने 3 मोमेंट्स देखे थे म्यू के, यहाँ पे हमने देखे हैं ना ऊपर, हाँ चलेगा ये रहे। तो इसमें जब अगर तीसरा वाला 0 निकलता है तो फिर ये कह रहा है कंडीशन ये वाली ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन बी मैथमेटिकली प्रूव दैट म्यू 4 या 3 मल्टीप्लाई बाय म्यू स्टैंडर्ड डिवीजन 4 जो है वो एक दूसरे के बराबर हो। मोमेंट रेशियोज जो हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वो इस तरीके के होते हैं, 0 से लेके 3 के दरमियान इस तरीके से बने हुए आ रहे होते हैं। अच्छा, मोमेंट रेशियो का जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये रहा, बीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 म्यू स्क्वायर तीसरा वाला और डिवाइडेड बाय म्यू क्यूब बेस 2 यानी दूसरा वाला, जो कि तकरीबन ऐसे बराबर होगा अगर आप पे 0 दी जाए पहले स्क्वायर थर्ड वाले की वैल्यू और सेकंड वाले की 3 दी जाए, तो ये इस तरीके का कुछ दिखेगा फॉर्मूला इसका। अच्छा, बेटा 2 जो है यानी मोमेंट्स ऑफ रेशियोज निकलते हैं ना, इसके हमने शुरू में पढ़े थे वही वाले हैं ये। तो जो बेटा वाले के हैं 2 के, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का दिखेगा। अच्छा, प्रॉपर्टी 8 है कि फ़र्क नहीं पड़ता है क्या वैल्यू है म्यू या स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो एरिया अंडर द कर्व है ना, यानी ये जो पहाड़ी बनी हुई है इसके अंदर जो बीच में एरिया है वो रिमेन रहता है एक सर्टेन फिक्स प्रोपोर्शंस में, ठीक है। जो भी कोई नंबर्स वैल्यूज दी हुई होती हैं उसके हिसाब से फिक्स पोजीशन पे ये डिवाइडेड रहता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो इंटरवल होगा जिसमें म्यू प्लस माइनस जो भी कुछ हो स्टैंडर्ड डिविएशन का, वो क्या करेगा, ऑलवेज कंटेन 68.26% ऑफ द टोटल एरिया। यानी अगर यहाँ पे म्यू है तो इतना एरिया ऑलवेज कंटेन करेगा, ठीक है। फिर बाकी का जो भी होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। अगर इंटरवल ये है कि म्यू प्लस 2 टाइम्स द स्टैंडर्ड डिविएशन, तो जो एरिया कंटेन हो रहा है वो 95.44% है। ये मैं आपको इस वजह से भी बता रही हूँ कि ये MCQs में भी आपके पास इस तरीके के सवाल पूछ सकता है कि अगर इंटरवल ये है तो कितना एरिया कवर करेगा। और तीसरा आ रहा है हमारे पास कि अगर इंटरवल ये है कि म्यू प्लस माइनस कुछ भी हो, प्लस माइनस तो कह रहा है कि लेफ्ट साइड पे माइनस में हो रहा है, राइट साइड में प्लस में हो रहा है, तो अगर ये माइनस में वैल्यू दी हो या प्लस में वैल्यू, दोनों की बात कर रहा है, और 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन हो, तो फिर जो एरिया कवर हो रहा है वो 99.73% होगा टोटल एरिया का, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, अगर ये ऊपर जो हमने रिजल्ट देखे उन तीनों को कंबाइन करो तो हमारी जो ऊपर टेबल है, जो हमारा बेल कर्व है, वो कुछ ऐसी शक्ल ले लेगा। अच्छा, प्रॉपर्टी 9 अब देख लो। प्रॉपर्टी 9 कह रहा है कि नॉर्मल कर्व जो है वो कंटेन करता है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ कॉन्केविटी है वो चेंज करती है, विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, यानी वो बराबर, इक्वल डिस्टेंस का मतलब बराबर फासले शेयर करते हैं मीन से। अच्छा, तो उनके फॉर्मूले कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। फिक्र नहीं करो, ऐसे डिफिकल्ट ज़्यादा आपके पास नहीं आते, फॉर्मूले थोड़े बेसिक आते हैं, लेकिन कभी आपके पास थोड़ा डिफिकल्ट भी आ सकता है। अच्छा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी जो मीन है ना वो 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी 1 हो। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो आप कहते हो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। कि मीन वैल्यू जो निकल रही हो वो 0 हो और जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल रही हो वो 1 हो, तो आप उसको कह दोगे कि अच्छा ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप देखो ज़रा, ये एरिया अंडर द कर्व जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के लिए, जो हम टेबल देख रहे थे ना, कर्व देख रहे थे, बोले थे यहाँ पे इतना %, तो उसके दरमियान की वैल्यूज़ क्या हैं, कैसे पता लगाते हैं? वो ये टेबल है ना, इससे पता लगाते हैं। अब ये टेबल कैसे यूज़ करते हैं, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं उसके रेफरेंस से आपको समझाती हूँ कि इस टेबल से आप डेटा कैसे लोगे, कैसे रीड करोगे। अच्छा, पहले भी बता दूँ, ये जो टेबल है ना ये आप एग्जाम में लेके जा सकते हो, ठीक है। Z टेबल, F टेबल, T टेबल, ये सारे टेबल्स आपके पास एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो ये प्रिंट आउट करवा के आप ले जा सकते हो। एग्जामिनर को बता दो कि मेरे पास ये टेबल है, मेरा पेपर है स्टैटिस्टिक्स का, वो या तो आप कहेगा रख लो, वरना वो कहेगा मेरे पास रखवा दो, जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो आप ले लेना, ठीक है। आइदर वे ये अलाउ होता है एग्जाम में। अच्छा, तो सबसे पहले देखो कि कभी भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो जनरली आपको एक प्रोसीजर होता है, लाइन बाय लाइन वो फॉलो करना होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर कंसिडरेशन इज कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन करना,
जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास कोई सवाल होता है तो आप उसको कन्वर्ट करते हो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। और जब उसको कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्ट करने के प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। तो फॉर्मूला उसका कुछ इस तरीके का दिखता है कि कैपिटल एन ये म्यू है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको कन्वर्ट कर दोगे आप वैल्यूज़ के अंदर, तो पहले वाले को बोल दोगे 0, फिर दूसरे वाले को बोल दोगे 1। इस कंडीशन में आपने कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका जो है बेसिकली ये छोटा सा फॉर्मूला है जिसको स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मूला कहा जाता है। क्या है? z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x जो है ये वैल्यू है जो n की हमने ऊपर बनाई, और इन अदर वर्ड्स स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला गिव above converts our normal distribution to one whose value is 0 and standard deviation is equal to 1। जो हमने ऊपर वैल्यू सेट की थी कि ये 0 और 1 है, ये बेसिकली इसकी वैल्यू हमें फाइंड करने में मदद कर देता है। अच्छा, अब एग्जांपल से लेते हैं हम। यहाँ पे एग्जांपल है। अच्छा, ये सारे एग्जांपल जो आते हैं ना, ये आप ज़रूर प्रैक्टिस करा करो, ये आपके एग्जाम में एज इट इज़ भी आ जाते हैं, वरना अप्रॉक्सीमेटली मिलते जुलते भी इसके सवाल आ जाते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको ऐसे सेंड भी कर दूँ थोड़े से, ताकि आपको आइडिया हो कि थोड़ा डिफरेंट सवाल आ रहे हैं तो आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। अच्छा, तो यहाँ पे है कि लेंथ ऑफ एन ऑटोमेटिक डिश वॉशर इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन लाइफ ऑफ 3.5। अच्छा, सबसे पहले तो सवाल रीड करना समझो आप। अक्सर आपके पास स्टैटिस्टिक्स में जो सवाल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े लिखे आते हैं, 4 4 5 5 लाइनों के बच्चा सवाल पढ़ते पढ़ते ही सो जाता है, बोलता है पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप कीवर्ड्स देखना सीखो। उसके लिए मैं यहाँ पे इसको हाईलाइटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है विद मीन, ठीक है, मीन लाइफ कह रहा है, तो यानी मीन आपको यहाँ से बचल गया। मीन लाइफ क्या कह रहा है कि ये 3.5 ईयर्स है। चलो, आपको 1 पॉइंट मिल गया अपने फॉर्मूले के लिए। एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.0 ईयर्स, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पता चल गई। अब कह रहा है दिस टाइप ऑफ डिश वॉशर इज गारंटीड फॉर 12 मंथ्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेल्स विल द रिप्लेसमेंट सोल्यूशन बी। अब ये आपके पास 12 मंथ आ गए, इसकी जो गारंटी ये पूछ रहा है। अब इनको सॉल्व किस तरीके से करोगे? सबसे पहली बात तो 12 मंथ बोल रहा है, तो बेसिकली 1 साल की बात कर रहा है। अब इसको 1 के तौर पे ही परसीव करोगे आगे जब भी आपने काउंट करना होगा। तो बेसिकली कह रहा है कि सिंस 12 मंथ्स इक्वल्स टू 1 ईयर, हेंस वी हैव टू कंप्यूट द फ्रैक्शन और प्रोपोर्शन ऑफ डिश वॉशर दैट विल सीज टू फंक्शन बिफोर अ टाइम स्पैन ऑफ 1 ईयर। इन अदर वर्ड्स, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डिश वॉशर फेल्स बिफोर 1 ईयर। तो ये सवाल में बोल क्या रहा था? बता रहा है कि एक ऑटोमेटिक डिश वॉशर है जिसकी मीन लाइफ है, यानी कब तक चलता है वो 3.5 ईयर्स तक चलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन उसका कहते हैं चलो 1 साल का आ गया, और गारंटी है कि 12 महीने डिश वॉशर लाजमी चलेगा, ये मशीन लाजमी चलेगी। तो अब बताओ कौन सा फ्रैक्शन ऑफ सेल्स है जो रिक्वायर करेगा रिप्लेसमेंट, यानी बेसिकली बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिश वॉशर जो है वो काम करना बंद कर जाए 1 साल से पहले, इससे पहले कि उसकी गारंटी अब, ये पूछ रहा है। तो ये डायग्राम वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती आपको एग्जाम में, ये तो सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए बताया हुआ है। डायग्राम के लिए अक्सर पूछ सकता है कि अलग से इसका सिर्फ आप डायग्राम बना के दिखाओ। कभी भी ऐसा सवाल नहीं आएगा कि आप इसकी डायग्राम भी बनाओ और सवाल भी सॉल्व करो, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगेन सबसे पहले तो उसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करेंगे अपने स्टैंडर्ड मेथड के तौर पे। उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला था z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू एक्स। तो आपने क्या करना होगा, आपने वैल्यूज पुट करनी होगी। अच्छा, जो हमने वारंटी वाली वैल्यू देखी थी ना 12 मंथ, वो हमारा एक्स था, ठीक है ना। तो जब फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो एक्स की बजाय लिखोगे 1, और म्यू आपने देखा था 3.5 था, लिखोगे -3.5, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 थी। तो बस आपके पास ये क्या बना, 1 माइनस 3.5 डिवाइड बाय 1, तो आंसर बना -2.5, ठीक है। अब अगर टेबल पे देखो उसको, तो मीन आपका था 3.5। बेसिकली मीन क्या होगा, यहाँ का हाफ लाइफ ये लिखा हुआ, और जो इसकी वारंटी थी वो 1 ईयर थी। अब अगर इसके दरमियान पॉइंट्स में देखो तो 2.5 लेफ्ट साइड पे लीन करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। पॉजिटिव होती तो राइट साइड पे लीन करके आप बताते कि राइट साइड पे जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने इसको कन्वर्ट करना है टेबल को यूज़ करके। 2.5 बेसिकली ये जो 2.5 है कहाँ पे, 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, एक है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2.5 पे एंड हो रहा है। तो एरिया पता लगाओ, यानी ये जो बेसिकली हमने यहाँ पे स्लाइस की है ना एरिया, ये वाला बीचों बीच जो दोनों पॉइंट्स के बीचों बीच है 1 और 3.5 के दरमियान जो है, इस एरिया के बारे में आप पता लगाओ, ठीक है।
तो इस एरिया के बारे में पता लगाने के लिए आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी 2.5 की, जो कि आप टेबल से देख के पता लगाओगे। अब टेबल देखते हैं। अच्छा, क्योंकि देखो आपके पास क्या था, आपके पास सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, 2.5 दो नंबर हैं, ठीक है, आगे और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे 2.5 यहाँ से देखो साइड वाले कॉलम से, ठीक है। आपके पास यहाँ पे है क्या, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे। अच्छा, तो ये हो गई आपका हिस्सा रोज का, ठीक है, ऐसे जो चीज़ जा रही है वो रो है, और जो नीचे से जा रही हैं यानी ये वाला हिस्सा जो है ये कॉलम्स है। तो आप देखोगे 2.5 है, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला जो उसका कॉलम है ना, इसमें जाके ढूंढोगे कि 2.5 कहाँ आ रहा है। देखा देखा आपने, यहाँ पे आ गया। अब 2.5 के बाद आगे तो कोई नंबर नहीं था, तो ज़रा इस कॉलम की तरफ देखो, कॉलम में कहाँ दिया हुआ है 0.00, तो यहाँ से नंबर देखोगे, ठीक है, कि इस वाली कॉलम में आए 0.05 के कॉलम में सीधा सीधा चलता रहे, और 2.5 के इसके सामने क्या नंबर आ रहा है, इसके सामने है 0.4938, तो ये नंबर आप उठा लोगे, ये आपका जी टेबल का वैल्यू निकल आई जो आपने फाइंड करनी थी। तो एरिया बिटवीन द कर्व क्या हुआ, 0.4938। अब देखो यहाँ पे एरिया हम बता रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2.5 टू इन्फिनिटी, तो वो आपके पास होगा 0.026। कौन सा, क्यों, अभी तो हमने ये पता लगाया था। अब देखो कि ये जो इनके दरमियान छोटी सी लेगी ना वाइट साइड एंड में, इसका एरिया पता लगाने को कहा है कि अगर इन्फिनिटी तक हो तो क्या मतलब इसका आंसर निकलेगा। इसमें कह रहा है कि जो मीन ऑफ एरिया है वो माइनस इन्फिनिटी से -2.5 तक है, और वो भी सेम आएगा, यानी इसके दरमियान जो भी कोई वैल्यू रह गई वो इतनी ही होगी। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्स्ट्रा एरियाज फाइंड करने का आपको नहीं दिया जाता, बस डी टेबल से आपने आंसर निकाला और पता चल गया। अब इसका मतलब है कि 0.0062% है, तो यानी 0.62% प्रोबेबिलिटी है, यानी 1% से भी कम कि ऐसी कोई डिश वॉशर निकलेगा जो ख़राब हो जाए 1 साल के अंदर। अच्छा, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास कि हाइट ऑफ एप्लीकेंट्स टू पुलिस फोर्स इन अ सर्टेन कंट्री आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 170 सेंटीमीटर। यानी ये बता रहे हैं कि जो लोग पुलिस वाले बनना चाहते हैं, उसकी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनकी जो हाइट होती है, एक सर्टेन कंट्री, कोई कंट्री बोल रहे हैं बस, ठीक है, कोई डेफिनेटली बता रहे हैं कि भाई फलाना कंट्री है, बोल रहे हैं कोई एक कंट्री है इसके अंदर ऐसा होता है, तो उनकी जो हाइट होती है ना एप्लीकेंट की, वो ऑन एवरेज 170 सेंटीमीटर होती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन होती है 3.8 सेंटीमीटर की। अब अगर 1000 लोग अप्लाई करते हैं कि वो पुलिस फोर्स में आना चाहते हैं, तो इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट नॉट मोर देन 70% ऑफ दीज एप्लीकेंट्स विल बी एक्सेप्टेड। अब ये चीज़ डेफिनेट हुई है कि 70% नहीं एक्सेप्ट होंगे, ठीक है, नॉट मोर देन 70% विल बी एक्सेप्टेड, यानी 70% से ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट हो सकते। बेसिकली क्या है, 30% जो एप्लीकेंट्स मतलब सबसे छोटे होंगे ना, वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ये बोलना चाह रहा है। तो अब बताओ कि मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट क्या होगी पुलिस फोर्स की। अब ये चीज़ पता लगाने को कह रहे हैं। तो बेसिकली एक टेबल बनाओ अपने रेफरेंस के लिए, अपनी समझ के लिए, ये हमें जो समझाना चाह रहे हैं। तो मीन ये हमें कह रहा था हाइट 170, बीच में लिख दो 170, और स्टैंडर्ड डेविएशन बोला 3.8, स्टैंडर्ड डेविएशन इस पॉइंट पे लिख दो। अब हमें कंप्यूट करना है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि 30% वो लोग जो नहीं होंगे फोर्स में ऐड, उनकी क्या हाइट होगी। तो पहले तो ये जो टेबल आपने, ये जो आपने बेल कर्व बनाया ना, उसको 2 टुकड़ों में कर दिया आपने, दोनों साइड 50-50% है। अब लेफ़्ट साइड पे लीन करो, ठीक है, तो 50% वाली साइड है, तो 50% वाली साइड को अगर आप 30 और 20 में डिवाइड कर दोगे तो वो इस तरह की दिखेगी। तो बेसिकली कह रहा है इस जो कर्व में वैल्यूज़ हैं, ये जो 30% है, ये क्या है, क्या वैल्यूज़ है, वो हमें पता लगा के बताओ। तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्डाइज वाला फॉर्मूला यूज़ करोगा। अब क्या करोगा कि इसमें सारी वो वैल्यूज़ ऐड करोगा। जब आपने इसको स्टैंडर्डाइज वाले फॉर्मूले से वैल्यूज़ की ऐड करी, तो आपके पास निकलेगा 0.52 आंसर। 0.52 को फिर आप टेबल से देखना, टेबल से देखने के बाद आपके पास 19.85 निकलेगा। अब देखो क्योंकि ये ज़्यादा वाली वैल्यूज़ है ना, तो मैं ज़रा आपको टेबल रीड करके दिखा देती हूँ। 0.52 है, 0.52। अच्छा, इन सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह के ना मैं सॉल्व भी आपको सेंड कर दूँगी,
तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ना आगे आगे पॉइंट पॉइंट जंप करके भी बताया हुआ है। अच्छा, तो था जेड वैल्यू 0.52। तो आप ये देखो साइड में सिर्फ कि क्या है 0.9 बस एक डिजिट तक आ रहा है, तो 0.5 यहाँ से देखते हैं। ये रहा यहाँ पे 0.5, आगे क्या है 52 है ना, तो बेसिकली 0.02 ये वाला साइड देखेंगे। 0.5 और 0, ये देखो 0.5 देखो और ये वाला 0.02 देखो, इनके दरमियान क्रॉस में कौन सा नंबर आता है वो लोगे, जो कि आ रहा है 1985। अच्छा, तो ये हमारा z वैल्यू हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि इतना z वैल्यू पे आ गया हमारा आंसर। फिर एरिया पता लगाओ 0 और z के दरमियान, ये तो हमने नेगेटिव वाले के दरमियान पता लगाया था ना, अब 0 और z के दरमियान पता लगाओ, तो ये कह रहा है 2.53 है। 2.53 क्या है किस तरह, क्योंकि देखो आपने पहले वाले कर्व में क्या है 30% वाले का निकाला, अब आप राइट साइड वाले से करोगे, राइट साइड वाले से आप उसको परसेंटेज में लिख रहे थे, इसको आप इस तरीके से लिख लो, परसेंटेज के बजाय अगर डेसिमल में लिखोगे तो 0.5 0.2 0.3 इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली आपने करा क्या है, आपने 3 जो वैल्यू है ना उसको ये 0.52 से माइनस कर दिया। अगर 0.52 से माइनस करोगे तो आपको पास आएगा 2.53, 3 को करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने 30% वगैरह ले रहे थे ना, तो आप बेसिकली माइनस करके पता लगाओगे कि 2 वगैरह से कितनी क्या नंबर निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके क्लोजेस्ट वैल्यू से पता लगाओगे ना, ताकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक की वैल्यू पता लगे। अच्छा, अब जितने भी आपने जो उसके एरियाज निकाले, एरियाज निकालने के बाद फिर आप एक्स की वैल्यू पता लगाने की कोशिश करोगे। एक्स की वैल्यू पता लगाने के आपने मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय जेड की जो भी कोई वैल्यू हो, तो जेड की वैल्यू आपने निकाली थी 0.52 जो कि माइनस में थी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले की निकाली थी। अब इसका मल्टीप्लाई करके जब आंसर निकालोगे तो आपके पास निकलेगा 168.024, बेसिकली 168 सेंटीमीटर हाइट इसकी होगी, उसको निकाल दिया जाएगा। ये मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है, उसके बाद जो होगी इससे कम जो होगी उसको निकाल दिया जाएगा। अच्छा, अभी हमने और भी चीज़ें सीखनी है, जैसे ये यहाँ पे बता रहे हैं ना काय स्क्वायर, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, ये सारी चीज़ें आपके पास एग्जाम में ज़रूर आती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो नहीं है, आगे वाले चैप्टर में हम जाते रहेंगे, लेकिन अब देखो आपके पास है नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला ये सामने दिया हुआ है, आपने फैक्टोरियल वगैरह के फॉर्मूले पहले कर चुके हैं, ये प्रैक्टिकली उसी तरह सॉल्व हो रहा है, ठीक है। p प्लस क्यू 1 के बराबर होगा। कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 0 और जो भी कोई नंबर ऑफ सैंपल है उसके दरमियान होगी। अगर ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब n जो है लार्ज वैल्यू का, ठीक है, और एज लॉन्ग एज नाइदर p या नॉर इज इक्वल टू या क्लोज टू 0 होना चाहिए इस कंडीशन में। फिर एज अ रूल ऑफ थंब, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स अ रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर एन पी या एन क्यू जो है बराबर हो या ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर आपका फिर आंसर निकलता है इसका। अच्छा, अब आपके पास एक और सवाल दे दिया गया है। एक और सवाल जो कह रहा है, ये कह रहा है कि सपोज दैट अ पास्ट रिकॉर्ड इंडिकेट दैट इन अ पर्टिकुलर प्रोविंस ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, एक प्रोविंस की बात कर रहा है किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री की, और पास्ट रिकॉर्ड है इनके पास, बता रहा है कि डेथ रेट जो है मलेरिया से इन्फेक्टेड पेशेंट का डेथ रेट है 20%। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि उस पर्टिकुलर विलेज में उस पर्टिकुलर प्रोविंस के नंबर ऑफ डेथ जो हैं बिटवीन 70 एंड 80 हैं, इंक्लूसिव ऑफ द टोटल ऑफ 500 पेशेंट्स ऑफ मलेरिया। 500 पेशेंट्स हैं, उसमें से 70-80 लोग मर रहे हैं, ये चीज़ आप फाइंड करो कि उसके दरमियान यानी क्या नंबर ऑफ डेथ्स हैं। तो नंबर ऑफ डेथ्स सबसे पहले तो आपने किस तरीके से पता लगाना है, सबसे पहले सक्सेस रेट पता लगाओ, बेसिकली कितने लोगों को है, तो n इज इक्वल टू 500, ये आपका सैम्पल साइज हो गया। फिर p जो आ रहा है प्रोपोर्शन, वो आएगा कि भाई कितना परसेंट तो बताया जा रहा है कि डेथ रेट है, जो परसेंटेज वैल्यू है 20%, तो परसेंटेज के बजाय इसको डेसिमल में लिखो 0.2 हो जाएगा वो। तो ऑब्वियसली इसके अंदर बाइनोमियल फॉर्मूला जो है वो हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है 70 और 80 के दरमियान वगैरह बताओ ना कि क्या है उन दोनों में से, तो ये वाला हिस्सा बन जाएगा कि लेस देन 70 या 80 इन दोनों के दरमियान कोई वैल्यू है। फिर इसके लिए ऑब्वियसली आप NP वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, जिसके अंदर आप n और p को मल्टीप्लाई करके पहले वैल्यू फाइंड लगाओ, तो क्या होगा 0.2 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ गया,
जो कि ऑब्वियसली 5 से बड़ा है। हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी कि 5 से बड़ा होना चाहिए, तो आप बाइनॉमिनल वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला है ना वो अप्लाई करोगे। तो खैर 100 आ गया। एन क्यू को करा, एन क्यू फाइंड करा इसको, तो एन क्यू जो है आप बोलोगे क्यू कहाँ से आ रहा है, ये जो 80 लिखा है ना इसको आप डेसिमल में लिखोगे, 80% बोल रहा है ना, डेसिमल में कर दोगे 0.8 हो गया वो। अच्छा तो देखो ये यहाँ पे क्या कह रहा है 20%। मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे था 20%, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100 होती है। तो जब 20% ये कह रहा है पी है, तो ज़रा 100 से माइनस करो, क्या बचा, जो बची कुची परसेंटेज है वो क्या है 80% नहीं, तो 80% के बजाय 0.8 करके आप लिख दोगे। ठीक है, आगे समझे ये क्यू की वैल्यू कहाँ से आ रही है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्यू की वैल्यू आ कहाँ से रही है। बेसिकली अगर आपको पी की पता है ना कि परसेंटेज में ये वैल्यू है, तो जो भी कोई रिमेनिंग परसेंटेज है आप उसको कह दोगे कि वो क्यू है। अच्छा अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले की चीज़ आप ये देखो कि मीन और वेरिएंस वगैरह फाइंड करो बाइनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो कि क्या होगा आपके पास। तो जो मीन होता है वो बेसिकली एनपी के बराबर होता है। एनपी की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, वही मीन की होगी। फिर जो हमारे पास वेरिएंस है यहाँ पे स्क्वायर है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो बेसिकली क्या होता है एन मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो ये जो एन की वैल्यू थी 500, पी की थी 0.20 और क्यू की थी 0.80, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर निकला आपका 80। अब क्योंकि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, तो ये सिग्मा स्क्वायर जो था आपके पास, आप क्या करोगे, आप दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लोगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। तो एन पी क्यू की आपने क्या वैल्यू निकाली 80 का स्क्वायर रूट निकालो, जो आपका बना वो आपका आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब जो सेकंड पॉइंट है इसका वो क्या है, अब हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा करेक्शन, जो भी कोई हमने कंटिन्यू करेक्शन करना था उसके हिसाब से। अच्छा ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती, ये ऐसे इन्होंने दिखाया। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसका इस तरीके से दिख जाएगा। सुपर इम्पोज्ड बाइनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली किसको कहा जाता है। देखो आप क्या करते हो, आपने यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया तो ऐसा कर्व बन गया है ना। बाइनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन बना होगा तो कर्व के बजाय से ऐसे लाइंस खड़ी हुई होंगी। ये बेसिकली कुछ नहीं है, कर्व के बजाय ये लाइंस इस तरीके की बना के दिखाती हैं। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, जिसको आप सुपर इम्पोज्ड कह रहे हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सुपर इम्पोज्ड है बाइनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो बस ये कर्व उठा के आपने इन लाइंस के हिसाब से मैच करके लगा देना है और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा इसका ये है कि जो सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिकल लाइंस है ये प्लेस हो सकती है कंटिन्यूस कर्व से। In order to overcome this problem, we are to replace every integral value of x, our binomial random variable, by interval of x minus 0.5 to x plus 0.5। तो इसके लिए आपने जो करना है, आपने वैल्यूज़ जो भी कुछ होंगी x की जो आपने फाइंड की है उसको एक दफ़ा माइनस करना होगा 0.5 से, और 0.5 से उसको प्लस करना होगा जो आप दो वैल्यूज़ फाइंड करोगे। तो बेसिकली उसके लिए करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, आपने कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करनी है। उसको करने से पहले आपने यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह जो करना था कैसे करोगे, वैल्यू ऑफ एक्स आप देख रहे हो, अगर 70 इज़ प्लेस्ड बाय इंटरवल 68.5 हो जाएगा। यानी बेसिकली अगर एक्स की वैल्यू आप बोलोगे 70 है, उसमें से 0.5 निकालते हो। यहाँ पे लिख के दिखाऊँ ना मैं, ताकि सही दिमाग में बैठे। आपने बोला था 70 और 80 कह रहे हो एक्स की वैल्यू, अगर 70 है तो माइनस करो ज़रा, लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू थी उसको माइनस से करोगे 0.5 से, तो आपके पास आंसर होगा 69.5। सही है। और अगर उसी तरह आप कह दो दूसरी वाली साइड की वैल्यू जो कि क्या थी 80, तो राइट साइड पे थी, तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे 0.5 से। तो बेसिकली क्या हुआ 80 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 80.5। ठीक है, तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब ये कंटिन्यूटी करेक्शन जो है, क्योंकि आप चाहते हो कि ऐसा जो कर्व है और ये जो लाइंस निकल रही है ऊपर वाली ये सही से बैठ जाए, तो उसके लिए आप ज़रा फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हो कि हो सकता है नहीं हो सकता। तो आपने बोला कि अगर ये वैल्यूज़ हो ना, तो हाँ ये प्रॉपरली बैठ जाएंगी, क्योंकि देखो लाइंस निकल रही हैं, प्रॉपरली नहीं मिक्स हुई हैं। आप चाह रहे हो प्रॉपर कर्व और लाइंस कंबाइन हो जाए, बेसिकली आपकी कंटिन्यूस कर्व बना लो तो लाइन की ज़रूरत ना हो। तो उसके लिए आपने वैल्यूज़ करेक्ट करी और बोला कि ये वैल्यूज़ हों तो पॉसिबल हो सकता है।
कि 69.5 is less than x is less than 80.5. According to the area we need to compute is the area under the normal curve. ठीक है, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जो कि इन वैल्यूज़ के दरमियान है. तो इट इज़ लेफ्ट टू स्टूडेंट्स टू कंप्यूट दिस एरिया आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. बेसिकली इन्होंने नहीं सॉल्व करके दिखाया, बोला कि स्टूडेंट्स खुद सॉल्व कर लेंगे, तो हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए. बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड कर रहे होंगे कि भाई कितने मलेरिया वाले पेशेंट्स लाई करते हैं. तो स्टूडेंट्स फाइंड दैट पर्टिकुलर विलेज ऑफ प्रोविंस इज प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम मलेरिया इज द सैंपल 500 लाइज बिटवीन 70 to 80. जो कि बेसिकली क्या होगा, अगर 70 to 80 लोग मर रहे हैं तो बेसिकली हुआ 1.5% लोग होंगे जो कि इसमें से मर रहे होंगे और कुछ नहीं.